नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग उसी सरफेस टेंशन के टॉपिक को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमारा टॉपिक होगा रिलेशनशिप बिटवीन surface tension and surface energy। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि सरफेस एनर्जी को डिफाइन करते समय कि जब भी आप किसी अंदर से किसी लिक्विड एटम को सरफेस पे ला रहे थे, आप तो अगेंस्ट कोहेसिव फोर्स आपको क्या करना पड़ा था, वर्क करना पड़ा था। जो एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर हो गई थी, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस मार्कर को उठा करके यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी काम करते हैं। जो वर्क आप करते हैं वही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो सेम टू सेम जैसे ही आपने फ्लूइड के अंदर सरफेस पर आप मॉलिक्यूल्स या एटम्स को नीचे से ले आए थे, दिस इज योर फ्री सरफेस, और यहाँ से कोई एटम उठा करके आप यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ पर जो एटम होगा उसको आने में यहाँ पर जितने भी एटम थे उन्होंने कोहेसिव फोर्स को रोकने की कोशिश की होगी और जिसके अगेंस्ट आपको वर्क करके यहाँ पर लाया है। और वर्क करके जब आप यहाँ लाए हैं तो जिस एनर्जी के फॉर्म में ये वर्क स्टोर हुआ है, दिस इज नोन एज सरफेस एनर्जी। ये हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। अब हम लोगों को एक रिलेशनशिप डेवलप करना है इन दोनों के बीच में कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस रिलेशनशिप को जज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट ये है कि सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग लेते हैं। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये कोई धागा लेते हैं, ऐसे उसको एक शेप देते हैं और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर उस स्ट्रिंग एक दूसरी स्ट्रिंग लगाते हैं। ऐसा इसको सेट करते हैं कि ये अंदर और बाहर क्या कर सके, स्लाइड कर सके। ये कोई आपका स्ट्रिंग है, धागा है आपका, उसके ऊपर एक धागा और आपने लगाया हुआ है। बस इसको ऐसा डिजाइन किया है कि यहाँ से ये मूव कर सकता है, अंदर और बाहर जा सकता है, और ये स्ट्रिंग आपकी फिक्स है। मान लीजिए इस स्ट्रिंग की जो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है, इस स्ट्रिंग की इस पोर्शन की, लेट दिस इज L। ये इसकी लेंथ कितनी है, L। और मान लीजिए इसकी जो इनिशियल विड्थ है इस स्ट्रिंग की, दैट इज W। विड्थ इसकी कितनी है, W। अब ऐसा एक सेटअप आपने तैयार कर लिया है। एक स्ट्रिंग है उसके पास, आपके पास, और उसके बाद इसके ऊपर लगा हुआ दूसरी स्ट्रिंग है जो इसके अंदर मूव कर सकती है। क्या करेंगे, एक बाथ लेंगे, कोई टैब लिया आपने, उसके अंदर कुछ डिटर्जेंट आपने डाला और इसको हिला करके एकदम से उसका क्या बना देंगे, आप एक घोल बनाएंगे। तो आप देखेंगे वो जिसका जो झाग होगा वो उसके ऊपर होगा, और इस स्ट्रिंग को लाएंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, डिप कर देंगे। जब आप डिप करके उठाएंगे, आप इसको यहाँ फिर से लेके आएंगे, तो आपके पास आपको दिखेगा क्या कि पूरा का पूरा जो साबुन का आपका डिटर्जेंट का झाग है वो पूरा का पूरा इसके अंदर एक फिल्म बना लेता है। आप कभी भी किसी डिटर्जेंट के जो घोल है उसके अंदर कोई भी चीज़ डाल के देखिए तो जो इसका झाग होगा उसके ऊपर पूरा का पूरा क्या करेगा, फैल जाएगा, और इस स्ट्रिंग तक आपका ये पूरा का पूरा एक फिल्म बना लेता है, जिसको आप फिल्म बोलते हैं, सॉफ्ट फिल्म, जो एक साबुन का एक फिल्म बन जाता है इसके ऊपर ऐसे। बस इंपॉर्टेंट बात यह है ध्यान रखने वाला
कि इस फिल्म के हमेशा दो सरफेस होंगे, एक ऊपर वाला सरफेस होगा और एक नीचे वाला। जैसे ये आपने उठाया, ये आपके पास है, इसके आपके पास दो सरफेस होगा, आपने ऐसे डुबोया इसको, जैसे उठाएंगे आप, ऊपर भी एक फिल्म बनेगी और एक नीचे फिल्म बनेगी। तो हमेशा कितने सरफेस इसके पास है? देयर आर टू सरफेसेस। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज है, फिल्म हैज टू सरफेसेस, दो सरफेस हैं। फिल्म के पास कितने सरफेस हैं? दो सरफेस। दो सरफेस इस फिल्म के पास है। और अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिल्म, इस वक्त अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिल्म, तो एरिया आपको, इस फिल्म का एरिया कितना है इस वक्त? एरिया विल बी, एरिया कितना हो जाएगा? दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ W। ये एरिया हो गया आपका। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको F फोर्स लगा करके, ध्यान समझिएगा, इसको F फोर्स लगा करके, F, इसको डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा। तो ये स्ट्रिंग जो कि डिस्प्लेस हो सकती थी, अंदर और बाहर कर सकती थी, तो ये स्प्रिंग मान लीजिए अपनी इनिशियल पोजीशन से कुछ डिस्टेंस, बहुत डिफरेंशियल अमाउंट में डिस्प्लेस होकर के यहाँ चली आई। अब पूरी की पूरी फिल्म कहाँ तक आ जाएगी? यहाँ तक आ जाएगी। तो ये फिल्म कितना डिस्प्लेस हो गई? मान लीजिए ये दिस इज डेल्टा W, दैट इज डेल्टा W। शुरुआत में W था आपकी इसकी विड्थ, जैसे आपने इसको इधर से F फोर्स लगाकर खींचा, यहां पहुंच गए अब आप, तो कितना आपने डेवलप कर दिया? दैट इज डेल्टा W, आपने इसको और खिसका दिया। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कैसे निकालेंगे आप? व्हाट इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अगर आप डिस्प्लेस करते हैं इसको डेल्टा W, तो आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, इंक्रीज इन एरिया, अगर आपसे कोई पूछे इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया इंक्रीज किया, तो क्या आपका जवाब होगा? लेंथ मल्टीप्लाई जितना चेंज इन विड्थ हुआ उसका, तो इसका लेंथ कितना है? L, और इसकी चेंज इन विड्थ कितनी है? डेल्टा W। बोलिए, और ये सरफेस कितने हैं? दो सरफेस है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई L इंटू डेल्टा W। दिस इज टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दैट इज 2L इंटू डेल्टा W। ये आपको टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया दे देगा। आपको कितना सरफेस एरिया इंक्रीज किया जब आपने उसको F फोर्स से आपने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस किया आपने? डेल्टा W। अगर आपसे पूछे सरफेस टेंशन कितना होगा, व्हाट इज द सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन अगर आपसे पूछे, या सरफेस टेंशन फोर्स पूछे आपसे, तो आप बताएंगे सरफेस टेंशन फोर्स क्या, कैसे आप डिफाइन करते थे? हमने क्या बताया था आपको? मान लीजिए आपके पास ये लिक्विड था, इसमें करना क्या था आपको? एक लाइन ड्रॉ करनी थी इमेजिनरी, और उस पर आपने देखा था फोर्स लगा था ऐसे इस लाइन पर। अगर लेंथ ये L थी तो इस पे F फोर्स लगा था। व्हाट वाज सरफेस टेंशन? सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू क्या थी? दैट इज F बाई L। यही है डिफिनेशन। एक इमेजिनरी लाइन आपने इमेजिन कर लिया, उसके ऊपर F फोर्स लगा हुआ है जो एक दूसरे के क्या है? 90 डिग्री पर है, और दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू F बाई L, या न्यूटन पर मीटर इसकी डिफिनेशन थी, इसकी यूनिट थी न्यूटन पर मीटर। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो ये भी उसी फिल्म के ऊपर एक लाइन बनी हुई है ये, और इसके ऊपर भी क्या लग रहा होगा? सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा होगा, जो इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी इसी सरफेस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट में आपने F लगाया था, तभी जाकर के इसको क्या किया था आपने? डिस्प्लेस किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कितना होगा, या फोर्स क्या कितना होगा, तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा? Fs इज इक्वल टू सिग्मा इंटू L। बोलिए, सरफेस टेंशन फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा मल्टीप्लाई L। लेकिन ये एक सरफेस के लिए है नहीं, दो सरफेस के लिए है, तो क्या हो जाएगा?
2 टाइम्स सिग्मा इंटू एल, ये आपका सरफेस टेंशन फोर्स हो जाएगा। यही आपका सरफेस टेंशन फोर्स है जो आपको यहां से, जिसके अगेंस्ट में आपने एफ फोर्स लगा करके इस फिल्म को कितना डिस्प्लेस किया था, डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन, कितना काम करना पड़ा आपको इसको यहां से यहां तक ले आने में, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्या डिफरेंस होती है वर्क डन की, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है सरफेस टेंशन फोर्स, 2 सिग्मा इंटू एल, ट्वाइस सिग्मा इंटू एल इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने, डेल्टा डब्ल्यू। दिस इज योर इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या करना है आपको, एक फिल्म लेना है, एक स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग अटैच करनी है जिसको मूवेबल हो सकती है, जिसको मूव कर सकते हैं आप। क्या करेंगे, उसको एक ऐसे टब में, ऐसे क्या कहते हैं कि बाल्टी में आप उसको डुबोएंगे, जिसमें आप क्या किए हैं, कुछ डिटर्जेंट डाल करके उसका झाग क्रिएट किए हैं। उसको लेके आने के मकसद ये होता है, सिर्फ इसका मकसद ये है क्योंकि जब आप डिटर्जेंट का जो झाग होता है वो सरफेस को पकड़ लेता है, एक फिल्म बनाता है। इस फिल्म को हमको ध्यान से देखना है। जब आप इस फिल्म पर देख रहे थे शुरुआत में, तो इसका सरफेस एरिया आपको मिला था L इंटू डेल्टा डब्ल्यू, इनिशियल सरफेस एरिया L इंटू डब्ल्यू था आपका इनिशियल सरफेस एरिया, दैट इज L इंटू डब्ल्यू। लेकिन जब आपने F फोर्स लगा के इसको खींचा, जो कि डेल्टा डब्ल्यू डिस्प्लेस किया आपने, तो व्हाट इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज किया, लेंथ इसकी इतनी थी और कितना विड्थ आपने चेंज किया, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। तो L इंटू डेल्टा डब्ल्यू इज द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्योंकि इसके सरफेस कितने हैं, एक टॉप पे आपको दिखेगा और एक बॉटम पर होगा, 2 सरफेस की बात कर रहा है, तो 2 टाइम्स L इंटू डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। अब ये तो आपका इंक्रीज इन सरफेस एरिया हो गया। अब आगे चल करके आप आए कि सरफेस टेंशन फोर्स के बारे में। तो क्या बताया गया था, आपको एक लिक्विड लेना है, लिक्विड के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन खींचना है, उसके परपेंडिकुलर फोर्स करके हमने डिफाइन किया था मैथमेटिकली, व्हाट इज सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू प्रीवियस क्लास में F बाई L, या F अगर निकाला जाए सरफेस टेंशन फोर्स, तो दैट इज सिग्मा इंटू L। तो इस पर भी वो एक इमेजिनरी लाइन की तरह ये स्ट्रिंग काम कर रही है, जिस पर फोर्स F लगा हुआ है, और इसी सरफेस टेंशन की वजह से ये फोर्स लगाना पड़ा अगेंस्ट में, जिसको काम करना पड़ा। तो वर्क डन निकालना हो तो इस फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, बेसिक फिजिक्स है ये। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेस कितना किया था इस फिल्म को आपने, डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज ट्वाइस सिग्मा इंटू L इंटू डेल्टा डब्ल्यू। यही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है जाकर के, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। तो व्हाट इज द सरफेस एनर्जी, आप अगर आपसे बोले सरफेस एनर्जी आपको बताना है, दैट इज सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू सिग्मा इंटू L इंटू डेल्टा डब्ल्यू। दिस इज सरफेस एनर्जी, क्योंकि यही वर्क जो आपने फ्लूइड को नीचे से लेकर के ऊपर सरफेस तक ले जाने में जो काम आपने किया था, वही किसके फॉर्म में स्टोर होता है, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। तो व्हाट इज सरफेस एनर्जी, ट्वाइस सिग्मा L इंटू डेल्टा डब्ल्यू। और यहां से आप देखिए, दैट इज सरफेस एनर्जी इक्वल टू, इधर देखिए आपने 2L डेल्टा डब्ल्यू, 2L इंटू डेल्टा डब्ल्यू। तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2L इंटू डेल्टा डब्ल्यू, ये भी लिख सकते हैं इसको। और ये 2L इंटू डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है, इधर देखिए, दैट इज टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इसका मतलब सरफेस एनर्जी का अगर आप देखें तो व्हाट इज द सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू सिग्मा सरफेस टेंशन, दैट इज सिग्मा इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो आपके पास ये रिलेशनशिप है कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में जो संबंध है, उनके बीच में कौन है, सरफेस एरिया है जो इंक्रीज किया है। तो अगर आपसे न्यूमेरिकल जब आएगा, जब कभी आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये अभी तक आया नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप, आपको अगर पूछा जाए कि सरफेस एनर्जी और सरफेस एरिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आप बोलेंगे सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स सरफेस एरिया। अब आप यही समझिए कि सरफेस, मैंने बार बार कहा था कि जितना ज्यादा एटम्स नीचे से ऊपर आएंगे उतना ही सरफेस एरिया क्या करेगा, बढ़ेगा आपका। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही उसकी सरफेस एनर्जी बढ़ेगी।
क्योंकि सरफेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, सरफेस एरिया पे। तो अगर आपको सरफेस एनर्जी बढ़ानी है, ज्यादा मॉलिक्यूल चाहिए, तो आपको सरफेस को क्या करना पड़ेगा, बड़ा। लेकिन नेचर क्या कहता है, लिक्विड का नेचर क्या है कि अपने सरफेस एनर्जी को हमेशा वो मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे अपने सरफेस एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सरफेस एरिया को कम कराने की वजह कौन होगा, सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन की वजह से वो सरफेस एरिया क्या करेगा, कम करेगा। और सबसे किसी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एरिया किस ज्योमेट्री का होता है, स्फीयर का। इसीलिए आपकी वाटर की ड्रॉपलेट कैसी बन जाती है, स्फेरिकल फॉर्म में बन जाती है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई इंक्रीज इन सरफेस एरिया। और इसी रिलेशनशिप पर एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, जो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आप पहले इसको जो है कंप्लीट करिए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस एरिया। तो एक चीज जान लीजिए, प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही सरफेस एनर्जी उसकी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जितना सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एनर्जी उतनी कम होगी। कम क्यों होगी सरफेस एनर्जी, क्योंकि ये नेचर है। नेचर क्या चाहता है कि सरफेस एनर्जी को क्या कर सके, मिनिमाइज स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर अपने आप की सरफेस एनर्जी को कम करना है तो एक ही ऑप्शन उसके पास है, बाय द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन अपने सरफेस एरिया क्या करे, वो कम करे। तो सरफेस एरिया को कम करते करते एक ज्योमेट्री पे पहुंचता है जिसको आप बोलते हैं स्फेरिकल शेप। और इसीलिए उसका शेप क्या बन जाता है, वाटर जो भी ऊपर से गिराई जाती है किसी और शेप पे ना होकर किस शेप में आती है, स्फेरिकल शेप में आती है। तो इस डेरिवेशन को आप लोग पहले क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अभी तक आया नहीं है एग्जाम में, बट ये रिलेशनशिप भी नहीं पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, बॉटम टू टॉप। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, अ स्फेरिकल वाटर ड्रॉप, और इसे इंपॉर्टेंट टिक करेंगे इस न्यूमेरिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। स्फेरिकल वाटर ड्रॉप ऑफ a spherical water drop of 1 mm in diameter split मतलब बिखर जाना, split up in the air into 64 smaller drops of equal size. Smaller drops of equal size. Find the work required. In splitting up the drop. Take the surface tension as 0.073 न्यूटन पर मीटर। 0.073 न्यूटन पर मीटर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। इसीलिए इतना बड़ा डेरिवेशन किया गया है, सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि आप इसकी फिजिक्स समझ सकें क्या है इसके अंदर, कह क्या रहा है। पहले समझिए कि ये कोई वाटर ड्रॉपलेट है, एक वाटर ड्रॉपलेट है। सपोज ये आपके पास एक वाटर की ड्रॉपलेट है, ध्यान से समझिएगा, वाटर ड्रॉप है, इसे एयर में स्प्लिट किया गया। स्प्लिट करने का मतलब होता है बिखेर देना। बड़ी एक ड्रॉपलेट टूट करके स्प्लिट होने के बाद 64 छोटे छोटे ड्रॉपलेट में क्या कर गई, टूट गई है। छोटे छोटे ड्रॉपलेट में उसके नंबर्स आपको दिए हुए हैं, दैट इज 64। काउंटिंग्स है इनकी, कितने नंबर में, 64 में। ये क्या करते हैं, बिखर जाते हैं अपना जाकर के। आपसे पूछा है कि इस वाटर ड्रॉपलेट को इस छोटे ड्रॉपलेट में बिखेरने के लिए कितने वर्क की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द क्वेश्चन। आपको यहां दिमाग लगाना है कि इस बड़े वाटर ड्रॉपलेट को 64 छोटे छोटे ड्रॉपलेट में स्प्लिट करने के लिए एयर के अंदर कितने
कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि ये 64 छोटे छोटे ड्रॉपलेट में क्या कर जाए, टूट जाए आपका। अब इसमें आपको जो है अपना ब्रेन लगाना है कि सबसे पहले तो डायमेंशनल जो इनसफिशिएंसी है इसके अंदर, उस पर हम चर्चा करेंगे कि आपको शायद गिवन डाटा में इसकी डायमीटर बड़े वाले ड्रॉप की दी हुई है शायद ना। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस? डायमीटर ऑफ दिस ब्लॉक इज 0.001 मीटर। इतना दे रहा है मीटर में, 0.001 मीटर आपका डायमीटर दे रहा है। पहला काम तो ये आपको करना है कि ये जो छोटे ड्रॉपलेट है और लिखा है इक्वल साइज, सबकी साइज क्या है, सेम है, जो 64 भागों में टूटे हुए हैं। तो सबसे पहले तो एक की डायमीटर आप निकाल लीजिए कितनी होगी। तो क्या होगा, क्या कैसे निकालते हैं, जो भी इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा टोटल 64 का मिला करके, क्योंकि ये इसी से ये बना हुआ है। तो इसका वॉल्यूम और 64 इन छोटे का वॉल्यूम, दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। लेट दिस इज डायमीटर, इसका मान लीजिए रेडियस स्मॉलर रेडियस है या डायमीटर है, तो ds बोल सकते हैं स्मॉलर ड्रॉपलेट के लिए। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, क्या होता है वॉल्यूम आपका, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ड्रॉपलेट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बिग ड्रॉपलेट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉपलेट इज इक्वल टू 64 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल स्मॉलर ड्रॉपलेट। बोलिए, जितनी भी छोटी ड्रॉपलेट है उन सभी का वॉल्यूम आप मिला दीजिए तो इसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा जितना एक बिग ड्रॉपलेट का है। और बड़ी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम क्या है आप बताइए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बिग ड्रॉपलेट। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर आप इसको चेंज करें आर को, तो आप देखेंगे 4/3 पाई आर होता है d/2 का होल क्यूब। और आप देखेंगे यहाँ से 4/3 पाई d क्यूब अपॉन 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, इसका मतलब है पाई d क्यूब बाई 3 2 जा 6, पाई d क्यूब बाई 6 हो जाएगा किसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई d क्यूब बाई 6। यही बराबर हो जाएगा इसका एक का ड्रॉपलेट का वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज पाई d स्मॉलर का क्यूब बाई 6। इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 64 ड्रॉपलेट का, एक स्मॉल ड्रॉपलेट का वॉल्यूम ये है, तो 64 ड्रॉपलेट का वॉल्यूम ये हो जाएगा। और यहां से d दिया हुआ है, पाई है वैल्यू 6 पता है, यहां से d पता हो जाएगा, दैट इज ds। आप ds हमको निकाल के बताइए कि जो ये स्मॉलर ड्रॉपलेट आई हैं इनका एक का डायमीटर कितना होगा, फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ दिस ds आफ्टर सॉल्विंग जो वैल्यू आएगी आपको मिलेगी, दैट इज 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। चेक कर लीजिए, इज दैट करेक्ट। दैट इज ds इज इक्वल टू, स्मॉलर ड्रॉपलेट जो है उनकी जो डायमीटर आई है, हर ड्रॉपलेट की जो डायमीटर होगी, जो स्मॉलर ड्रॉपलेट है इनकी जो डायमीटर आई है दैट इज ds, ये वैल्यू आ रही है 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर में आ रही है। अब आपको निकालना है कि जब ये स्प्लिट कर गई, आपको पता हो गया सबकी डायमीटर सेम है क्योंकि इक्वल साइज दिया हुआ है। तो अगर ये स्प्लिट करके 64 ड्रॉपलेट में आपका बना है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड। वर्क का मतलब वर्क कहां से बनेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। आप सरफेस टेंशन के अंदर वर्क का मतलब क्या समझते हैं, अगेंस्ट कोहेसिव फोर्स जो आपने वर्क किया है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो क्या है वर्क डन, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वर्क, इसको करने में क्या वर्क डन होगा, दैट इज सिग्मा टाइम्स चेंज इन एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया। बोलिए, दैट इज W इज इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 0.073 इंटू व्हाट इज चेंज इन सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। कितना सरफेस एरिया होगा, स्फीयरिकल ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर ये चूंकि 64 ड्रॉपलेट है,
तो एक ड्रॉपलेट का अगर मान लीजिए अगर इसको कन्वर्ट करें आप डायमीटर के फॉर्म में 4 पाई आर स्क्वायर को, तो आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू पाई इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे d/2 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 2 दूना 4, 4 कैंसिल, यानी पाई डी स्क्वायर होता है सरफेस एरिया स्फीयर का, किसी स्फीयर के ड्रॉपलेट का। चूंकि ये स्मॉलर ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया आप ले रहे हैं तो दैट विल बी ds। एक ड्रॉपलेट का हो गया, अगर 64 ड्रॉपलेट का होगा दैट विल बी मल्टीप्लाई बाई 64। तो आपको जो फाइनल सरफेस एरिया है दैट इज क्या 64 मल्टीप्लाई पाई ds स्क्वायर माइनस इनिशियल सरफेस एरिया किसका था, ये बड़े वाले ड्रॉपलेट का, कितना था ये, दैट इज पाई, एक सिंगल ड्रॉपलेट है बड़ा वाला, दैट इज डी, मान लीजिए इसके डायमीटर क्या है d, दैट इज पाई डी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका चेंज इन सरफेस एरिया। तो क्या अगर वैल्यू आप उठा कर रखें w इज इक्वल टू 0.073 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई पाई, पाई की जगह पाई, ds कितना आ रहा है वहां से सॉल्व करने पर दैट इज 0.25 इंटू 10 पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू व्हाट इज डी, दैट इज 0.001 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे वर्क डन आपको मिल जाएगा। प्लीज सॉल्व इट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए, अभी तक आया नहीं है। इस तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस जब एक ड्रॉपलेट 20 ड्रॉपलेट में टूटती हैं, आपसे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट भी पूछ सकता है कि कितनी ड्रॉपलेट बनेंगी। अगर आपको एनर्जी दे देगा वो कितना एनर्जी लगता है वर्क डन, तो आपसे ड्रॉपलेट n की वैल्यू मिल सकता है। तो यहाँ 64 की जगह आप मल्टीप्लाई n से कर देंगे, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट मान लीजिए n है तो n बाद में आपका यहाँ 64 की जगह क्या हो जाएगा, देखो n हो जाएगा। सरफेस वर्क डन आपको दिया रहेगा तो आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर इतना वर्क करने पर या इतनी सरफेस एनर्जी है इसके पास तो कितने ड्रॉपलेट बन सकते हैं। तो आप नंबर ऑफ ड्रॉपलेट निकालने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है कि कितने ड्रॉपलेट होंगे, उसका ऑप्शन दे सकता है 10, 20, 50, 60। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनने के चांस हैं। फिलहाल ये खुद अपने आप में ऑब्जेक्टिव है, इसके डाटा को विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके सोम सर की किताब का क्वेश्चन है तो निश्चित ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और इसीलिए पिछला कॉन्सेप्ट पर हम लोग डेरिवेशन किए थे कि सरफेस एनर्जी से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और कोई मेथड हमारे पास फिलहाल नहीं है जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो आप ड्रॉपलेट को अगर तोड़ते हैं तो इसका सरफेस एरिया 64 ड्रॉपलेट होने की वजह से जितना इंक्रीज किया होगा आप देख लेंगे फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया से। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जरा आप मीटर में कितना वैल्यू आती है, मीटर इन द सेंस आपका जूल या किलो जूल में जो भी आंसर आएगा आप बताइए कितना आ रहा है इसकी वैल्यू। अकॉर्डिंग टू आंसर दैट इज 0.69 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल, ऐसा आंसर आ रहा है। आप भी एक बार चेक करिए क्या यही आ रहा है आंसर। इतना वर्क की जरूरत पड़ेगी या इतना सरफेस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अगर आपको 64 ड्रॉपलेट में तोड़ना है। 0.688 it means 69, that is 0.69 into 10 पावर माइनस 6 जूल। इतनी सरफेस एनर्जी है। तो एक तो आपसे ये पूछ सकता है कितना वर्क डन करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। दूसरा इस सवाल पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा जो बनेगा वो ये बनेगा कितने ड्रॉपलेट बन सकते हैं, कि एक वाटर मालिक से कितने ड्रॉपलेट आप तोड़ करके बना सकते हैं। अगर आपको सरफेस एनर्जी यही दे देगा कि आपको अगर एक वाटर ड्रॉपलेट को तोड़ने में जो है इस बड़े वाटर ड्रॉपलेट को तोड़ने में इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, वर्क डन करना पड़ा, बताइए कितने नंबर ऑफ ड्रॉपलेट बने होंगे। तो वहां आप 64 जहां लिखा हुआ वहां वैल्यू क्या कर देंगे, n कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास कितने ड्रॉपलेट हैं, n ड्रॉपलेट हैं। तो n ड्रॉपलेट को लेकर के आप इक्वेशन बनाएंगे और यहां से n की वैल्यू, यहां से इसी इक्वेशन में n की वैल्यू यहाँ w पता होगा तो निकाली जा सकती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि नंबर ऑफ ड्रॉपलेट जो आप एक बड़े ड्रॉपलेट से बनाएंगे वो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लेगा। इसके बाद अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहां तक हम लोग सरफेस टेंशन पर डिस्कस करते रहे। थोड़ा सा अब दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक जो सरफेस को वेट करते हैं और एक जो सरफेस को वेट नहीं करते हैं, जिनको वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड बोलते हैं। तो आपकी जो हेडिंग होगी दैट इज वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड।
वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड। और ऐसा होता क्यों है ये भी हम लोग सोचेंगे कि दो तरह के जो लिक्विड होते हैं, एक जो सरफेस को गीला कर देते हैं और एक दूसरे सरफेस को जो गीला नहीं करते हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे थर्मोमीटर के अंदर मरकरी को आप प्रीफर करते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है के अंदर मरकरी को आप प्रीफर करते हैं। जहां रीडिंग लेने की बात होगी तो वहां पर आपकी कोशिश ये होती है कि आप नॉन वेटिंग लिक्विड को प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो सरफेस को गीला नहीं करता है और गीला न करने की वजह से रीडिंग लेने में आपको एक्यूरेसी हमेशा मिलेगी। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, लेट दिस इज सरफेस, जिसको आप बोल सकते हैं कि एक सॉलिड सरफेस है, आपका ग्लास ही क्यों ना हो, लेट एक ग्लास है ये, एंड दिस इज सॉलिड सरफेस। हमारे पास कौन सा सरफेस है? सॉलिड सरफेस पे। इसके ऊपर वाटर की आप ड्रॉपलेट डालिए, देखिए ध्यान से, लेट इनिशियल स्टेट में आपने वाटर की एक ड्रॉपलेट इसके अंदर डाल दिया ऐसे। अब क्या फिनोमिना है आपके पास वो समझने की कोशिश करिए। वाटर की ड्रॉपलेट, तो यहां अंदर जो वाटर के अपने एटम्स होंगे, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। सेम एटम्स के बीच में, सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स लगता है? कोहेसिव फोर्स। यानी वाटर के अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं इसके अंदर, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? कोहेसिव। चूंकि वाटर इसका सरफेस इस ग्लास को टच किया हुआ है, तो ग्लास के सरफेस और इस वाटर के जो टॉप लेयर है, इसके बीच में एक फोर्स और लग रहा होगा, जिसे आप एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स, क्योंकि दो डिफरेंट नेचर के सरफेस हैं आपके पास, दो डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच एडहेसिव फोर्स काम करता है। सेम नेचर के बीच में क्या काम करता है? कोहेसिव फोर्स। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर लगने वाले कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स में से जो ज्यादा मजबूत होगा वही डिसाइड करेगा कि लिक्विड वेटिंग नेचर का है या नॉन वेटिंग नेचर का है। तो लिक्विड अगर एडहेसिव फोर्स, क्या होता है कि वाटर के साथ जो ग्लास का कॉम्बिनेशन है सॉलिड पर, दैट इज एडहेसिव फोर्स जो आपका खींच रहा है इसको अपने सरफेस की तरफ, दिस इज मोर देन द कोहेसिव फोर्स जो इसको अपने अंदर क्या कर रहा है? समेटने की कोशिश कर रहा है। तो एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स है इसके ऊपर, तो क्या करेगा? इसको ब्रेक कर देगा। जब ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा, तो क्या करेगा? इसको ब्रेक करेगा। जैसे ये ब्रेक होगा, इसके सरफेस पे क्या कर जाएगा? स्प्रेड कर जाएगा, फैल जाएगा, और यहां से लेकर के यहां तक इस सरफेस को क्या करेगा? गीला कर देगा, जिसे आप बोलते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ वेटिंग लिक्विड। क्या बोलते हैं? ये हमारे लिए क्या है? वेटिंग लिक्विड है। और जो वेटिंग लाइन है, दिस इज द वेटिंग लाइन। कौन सी लाइन है ये? जहां तक गीला है आपका, ये लाइन क्या है? वेटिंग लाइन। वेटिंग लाइन और इस लिक्विड के सरफेस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। क्या ड्रॉ करेंगे आप? टेंजेंट। और वेटिंग लाइन और इस टेंजेंट के बीच के एंगल को ध्यान से देखिए, दिस थीटा एंड दिस इज लेस देन 90 डिग्री। दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है, मतलब जहां से लिक्विड है और सरफेस से जो टेंजेंट आपने ड्रॉप किया है, इस लाइन ऑफ वेटिंग लाइन से टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इस एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू आप देखिए कितना है? लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री यहां होता, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? कम मिल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? सरफेस को वेट कर दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर स्प्रेड कर जा रहा है, फैल जा रहा है। जब फैल जाएगा तो क्या करेगा? उस सरफेस को गीला कर देगा। तो ऐसे फ्लूइड जहां पर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होते हैं, वो सरफेस पर स्प्रेड करके सरफेस को वेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सरफेस को वेट कर देते हैं, जिससे सरफेस क्या होता है? गीला हो जाता है। एंड द एंगल ऑफ कांटेक्ट उनके लिए क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री होता है। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर आपसे कोई कह दिया
कि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ लेना है किस टाइप का लिक्विड है ये, वेटिंग नेचर का लिक्विड होगा। कौन सा नेचर का, वेटिंग लिक्विड है। अगर थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके किसके बीच में, ग्लास और वाटर के जो सरफेस है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। यानी अगर दूसरी केस यहां पर एक और अगर हम लें, लेट दिस इज मरकरी, एक ड्रॉपलेट आप मरकरी की यहां इसके ऊपर दीजिए, दैट इज Hg, मरकरी है आपके पास। यही सेम फिनोमेना इसके अंदर ग्लास के ऊपर है, ये दिस इज आल्सो ए ग्लास, ये भी एक ग्लास ही है और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। इस पर ये कौन सा है, मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपस में क्या कर रहे होंगे, इसको सेम टू सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या फोर्स काम कर रहे होंगे, एक दूसरे को अंदर लाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि इनको कौन सा खींच रहा होगा फोर्स, कोहेसिव फोर्स। और यहां से इस पर इधर सरफेस पे जो इसका जहां तक टच किया है इसके सरफेस पे क्या लग रहा होगा, F एडहेसिव लग रहा होगा, बोलिए। और यहां पर कौन सा फोर्स है, दैट इज कोहेसिव फोर्स लग रहा है। अगर केस ऐसी बनी कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा एडहेसिव से, कोहेसिव इफ F कोहेसिव इज ग्रेटर देन F एडहेसिव, तो क्या होगा, जरा देखिएगा कंडीशन क्या बनेगी। अगर F कोहेसिव एडहेसिव से ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ये अपने आप को उठा कर रखना चाहेगा, ये इसके ऊपर ये स्प्रेड तो होगा ही नहीं क्योंकि ये टूटेगा ही नहीं, ये क्या करेगा, ये अपने आप को एकदम संकुचित कर लेगा और केवल जस्ट इस पर क्या करेगा, केवल एक जस्ट इस पर टच किया रहेगा, इसके पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर टच कर रहेगा। यानी वेटिंग लाइन बहुत क्या होती है, छोटी होती है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि इस सरफेस को क्या किया हुआ है, टच किया हुआ, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब है कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब है ये अपने अंदर उसको समेटे हुए है। और जब इधर खींचने वाला जो नीचे वाला फोर्स है ये क्या है, कम है इन कंपेयर टू दिस कोहेसिव फोर्स। तो ये क्या करेगा, ये सरफेस को उठा लेगा। यानी अगर सेकंड कंडीशन देखें तो कैसी कंडीशन बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे उठा लेगा। व्हाट इज द वेटिंग लाइन, सिर्फ इतना पोर्शन आपका क्या है, ये वेटिंग लाइन। व्हाट इज द सरफेस टेंजेंट, ये टेंजेंट है आपका सरफेस का, ये वेटिंग लाइन हो गई जहां तक गीला किया हुआ, और ये क्या है, टेंजेंट है सरफेस पर। अगर वेटिंग लाइन और टेंजेंट के बीच का एंगल देखें तो क्या हो गया, ये दैट इज थीटा, एंड दिस थीटा 90 डिग्री कहां पर होता है, यहां पर, बोलिए ये क्या एंगल होगा, 90 डिग्री। तो इससे अगर आप जाएंगे तो ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज्यादा। उस कंडीशन में कोहेसिव फोर्स किससे ज्यादा होगा, एडहेसिव से। अगर थीटा लेस देन 90 है तो कौन ज्यादा है, एडहेसिव, कोहेसिव ज्यादा है। तो इस वक्त इसने लिक्विड ने, इस मरकरी ने इस ग्लास के सरफेस को जस्ट टच किया है किसी पॉइंट पर, इसका मतलब है इसको गीला नहीं कर सकता है, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएगा, दैट इज नॉन वेटिंग लिक्विड हो जाएगा। और उधर देखिए वाटर का ग्लास के साथ कॉम्बिनेशन कैसा है, इसने इस पूरे सरफेस पर स्प्रेड होकर के क्या कर दिया, इसको गीला कर दिया, दैट इज ए क्लास ऑफ वेटिंग लिक्विड। यानी एक बात तय है, जब भी वेटिंग लिक्विड आपकी बात होगी तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 90 डिग्री होती है। कौन ज्यादा होता है, एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ज्यादा होता है। अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कौन सी कैटेगरी का लिक्विड होगा, नॉन वेटिंग। कौन ज्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा। अपने अंदर लगने वाला सेल्फ मॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा इन कंपेयर टू जो बाहर आपका एक दूसरे के बीच, दो सरफेसेस के बीच में एडहेसिव फोर्स लग रहा है उससे कंपैरिजन में। तो दो कंडीशन है। आपसे कोई सवाल पूछ दे, इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 130 डिग्री, किस टाइप का लिक्विड होगा। अगर आप एंगल ऑफ कांटेक्ट 130 डिग्री है तो आपका जवाब होगा, अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है इसका मतलब है कौन सी क्लास है, नॉन वेटिंग। अगर थीटा की वैल्यू आपको कह दिया जाए कि 84 डिग्री है तो आप क्या बताएंगे, दैट इज ए क्लास ऑफ वेटिंग डिग्री। दैट इज क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, और यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो आपको जरूरी नहीं हो नंबर एंगल पता हो, कोई एक वैल्यू दे देगा, आपको उठाकर पूछ लेगा किस क्लास का फ्लूइड है, वेटिंग लिक्विड है या नॉन वेटिंग। या आपसे ये पूछ सकता है उस केस में कौन सा स्टेटमेंट सही है, F adhesive इज ग्रेटर देन F कोहेसिव, F कोहेसिव इज ग्रेटर देन F adhesive, F कोहेसिव इज इक्वल टू F adhesive, या नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना पड़ेगा। कहां से आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, इस थीटा की वैल्यू को देख करके कि वेटिंग क्लास का है, इसका मतलब एडहेसिव फोर्स ज्यादा रहा होगा, तभी इसको तोड़ करके उसके सरफेस पे क्या करा होगा, स्प्रेड कर दिया होगा। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो उसको जस्ट उठाए रहेगा, उसके सरफेस पर टच करेगा आपको, जिसको बोलते हैं क्लास ऑफ नॉन वेटिंग लिक्विड। तो ये एक इंपॉर्टेंट है।
कि एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होगा तो आपका वेटिंग लिक्विड बनेगा, और जिसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 90 डिग्री। और अगर आपका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा एडहेसिव फोर्स से तो क्लास होगा नॉन वेटिंग लिक्विड का, जहाँ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो आपको थीटा की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। सिंपल ग्लास और आपका वाटर के सरफेस के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है दैट इज 29 डिग्री। तो नोट में अगर आप 2-3 चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं, एंगल बिटवीन ग्लास एंड वाटर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्लास एंड वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली 29 डिग्री के आसपास है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नोट फर्स्ट। सेकंड आप लिखेंगे एंगल बिटवीन ग्लास एंड मरकरी, यहाँ इंपॉर्टेंट है, नियर अबाउट 130 से लेकर के कुछ बुक्स 132 तक प्रीफर करती हैं डिग्री होता है, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। एंड थर्ड, एंगल बिटवीन प्योर वाटर एंड ग्लास इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। थीटा लेस देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90, वहां से तय होगा कोहेसिव ज्यादा होगा या एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, कौन डोमिनेट करता है। अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो वेटिंग लिक्विड होगा, अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो नॉन वेटिंग। सिंपल सी बात है, अगर कोहेसिव होने का मतलब अपने अंदर लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स अगर ज्यादा है तो उसको जस्ट उठा के रखेगा, सरफेस को गीला होने से बचा लेगा आपका। तो इसीलिए मरकरी जो है, चूंकि सरफेस को स्प्रेड नहीं होता है, इसलिए रीडिंग लेने के लिए मरकरी को बेस्ट लिक्विड की तरह ट्रीट किया जाता है, चाहे वो मैनोमीटर फ्लूइड हो। और भी अन्य इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, किसके अंदर, मरकरी के अंदर, लेकिन इसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि सरफेस को वेट नहीं करता, इससे रीडिंग लेने में आपके लिए आसानी होती है, एक पॉइंट पर रीडिंग जो कि आप ले रहे होते हैं। ओके, इसके बाद नॉन वेटिंग लिक्विड और वेटिंग लिक्विड के बाद एक टॉपिक नेचुरल फिनोमेना पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं, जिसका नाम है कैपिलारिटी। केसिका तो जिसे बोलते हैं आप हिंदी में, दैट इज कैपिलारिटी। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कैपिलारिटी। केसिका है, लिखिएगा इसमें थोड़ा कुछ पॉइंट्स लिखिए। व्हेन अ स्मॉल डायमीटर tube is immersed in a liquid bath, the rise and fall of the liquid level, the rise and fall of the liquid level in that tube is known as capillarity, is known as capillarity. Rise and fall of the liquid level in that tube is known as capillarity. अब जा देखिए बेसिक फंडामेंटल्स एक बार। ये आपके पास कोई लिक्विड बाथ हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास लिक्विड बाथ है जिसमें यहाँ तक कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, इसके अंदर एक स्मॉल डायमीटर की आपको ट्यूब जो है, स्मॉल डायमीटर की ट्यूब इसके अंदर इमर्ज करना है,
इसके अंदर इमर्ज करना है। केस फर्स्ट में दिस इज वाटर, और जो आपके पास ये ट्यूब है इसका जो आउटर सरफेस है दैट इज ग्लास। दिस इज केस नंबर 1। एंड एक दूसरा बात है जिसमें भी एक दूसरा लिक्विड भरा हुआ है, लेट दिस इज मरकरी Hg। इसको भी एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब इसके अंदर इमर्ज की जाती है, एंड दिस इज आल्सो ए सरफेस दैट इज ग्लास। जो स्मॉल डायमीटर की ट्यूब होती है इसे कैपिलरी बोलते हैं, दैट इज नोन एज कैपिलरी। फिनोमिना है ये, कैपिलरिटी क्या है? फिनोमिना है जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर होता है, नेचुरल फिनोमिना। आपको एक बात पता है कि जो ग्लास और वाटर था इसके बीच में आप जानते हैं कि जब भी वाटर इस ग्लास के सरफेस को टच करता है तो वो उसके सरफेस को वेट कर देता है। क्यों? क्योंकि एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ज़्यादा होता है। अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देख रहे थे दैट एडहेसिव फोर्स F एडहेसिव इज ग्रेटर देन F कोहेसिव, और हमने ये भी देखा दैट थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ये भी हम लोग देखा था, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो होगा क्या, एडहेसिव फोर्स जैसे ये आपके पास है, ये सरफेस है आपका लिक्विड का, ये लिक्विड है आपका, लिक्विड का सरफेस है और ये ग्लास है। तो क्या करेगा, बिकॉज ऑफ वेटिंग नेचर, किस नेचर का है ये लिक्विड? वेटिंग नेचर। इस वेटिंग नेचर की वजह से ये इसके किनारे किनारे ये क्या करता रहता है? ऊपर उठ जाता है। ये अपने इसके किनारे से क्या करेगा? ऊपर उठना शुरू कर देगा, और कुछ हाइट ये इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर कुछ हाइट तक क्या करता है? ऊपर चला जाता है। मान लीजिए यहाँ तक गया। चूंकि ये सरफेस को पकड़ता हुआ गया था, इसलिए जो इसका टॉप पोर्शन होगा, ये वाला जो है आपका सरफेस, ये चार इधर ऊपर उठा होगा और इधर से क्या होगा? दबा होगा। ये जो शेप होती है इसे मेनिस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। और इसका शेप अगर आप देखें, दिस इज कॉनकेव नेचर। किसका नेचर है? कॉनकेव नेचर का है ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जब वाटर एज ए लिक्विड फॉर्म में होगा, या जब भी वेटिंग लिक्विड होंगे, या एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से ज़्यादा होगा, तो होगा क्या, तुरंत ये वाटर को खींचना शुरू कर देगा अपने ऊपर, क्योंकि वेट करने की काबिलियत है उसके अंदर। तो ये अपने ऊपर क्या करता है? वाटर को खींचना शुरू करेगा। तो वाटर ग्लास के कॉर्नर पे सहारा कहाँ मिलेगा इसको? कॉर्नर पे। कॉर्नर के सहारे ये ऐसे इसके ऊपर क्या करता रहता है? उठ जाता है। तो इसका जो लेवल राइज किया हुआ है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर, जो इसका लेवल राइज किया है, और ये जो आपका ये सरफेस लास्ट पे बना हुआ है, ये पूरे फ्लूइड पे क्या कर रहा होगा? चारों तरफ से ऐसे ही एक, चारों तरफ का मतलब है इधर से भी ऐसे ही इसका लेवल दबा होगा, ये इधर से ऊपर। ये जो शेप बनाता है, ये जो इसको मेनिस्कस बोलते हैं, ये दैट इज कॉनकेव इन नेचर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिर्फ यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर भी वाटर है और ये आउटर सरफेस ग्लास है, तो यहाँ पर भी लिक्विड क्या करेगा? थोड़ा सा उठा रहेगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या करेगा? ये ऐसे उठा रहेगा। लिक्विड का सरफेस क्या करेगा? यहाँ पर उठा रहता है ऐसे, लाइक दैट। ये आपके पास लिक्विड का सरफेस है। एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे चेक करेंगे आप? सपोज दिस इज ग्लास सरफेस, ये आपका ये वाला सरफेस है ग्लास का, ये आपका लिक्विड है। देखिए ऐसे है लिक्विड आपका, यही गया ना लिक्विड, ऐसे बन करके फिर दूसरा सरफेस आया है, यहाँ से आपका लिक्विड गया है और फिर ये दूसरा सरफेस ट्यूब का आया हुआ है। ये दोनों ट्यूब के अंदर देखिए इस वाले पॉइंट को, ये है। तो क्या करेंगे आप? कैसे कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे नापा जाता है? आप ऐसे तो नाप नहीं सकते, इस पर क्या करेंगे? टेंजेंट खींच देंगे। क्या खींचेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट खींचेंगे और ग्लास के सरफेस और इस लिक्विड के टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा मेजर करेंगे। दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ये थीटा कितना है? 90 डिग्री से कम है। और कितना डिग्री होता है ग्लास और वाटर के लिए बीच में? 29 डिग्री के करीब होता है। दैट इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। एक केस ये है कि जब आपका बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना? कि एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, तो क्या करता है? ग्लास इस लिक्विड को अपने सरफेस के, अपने कॉर्नर से क्या करता है? ऊपर ले आता है और इस एक मेनिस्कस का निर्माण करता है। और मेनिस्कस का जो शेप होता है दैट इज कॉनकेव इन नेचर,
इस फिनोमिना को, जो ये लिक्विड का राइज हुआ है यहाँ से ट्यूब के अंदर राइज होने का, इस फिनोमिना को कैपिलरी राइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी राइज बोलते हैं। अब आप एक ग्लास ले लीजिए और मरकरी ले लीजिए। तो मरकरी कौन सी कैटेगरी का लिक्विड है? नॉन वेटिंग लिक्विड है। मरकरी कैसा है? दैट इज मरकरी इज नॉन वेटिंग लिक्विड। ये आपका कैसा है? नॉन वेटिंग लिक्विड है। अगर मरकरी नॉन वेटिंग लिक्विड है, इसका मतलब है F कोहेसिव इज ग्रेटर देन F एडहेसिव। तो जो ग्लास के सरफेस पे लगने वाला फोर्स होगा वाटर के सरफेस, जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी है आपका, ये सरफेस है, ये मरकरी का आपका एटम है, ये मरकरी का अपना सरफेस है और ये किसका सरफेस है? ग्लास का। तो मरकरी के अंदर खुद के लगने वाला फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा इन कंपेयर टू दिस, जो इसके बीच में लगता है कौन सा? एडहेसिव फोर्स। तो अगर कोहेसिव फोर्स इस एडहेसिव फोर्स से ज्यादा हुआ तो क्या करेगा? ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, और जब इसको ये खींच के सरफेस को टच छोड़ने की कोशिश करेगा तो अपने आप क्या कर जाएगा? नीचे ड्रॉप कर जाएगा। तो ये जो लेवल होता है, इनिशियल लेवल आपका ये है, मान लीजिए फ्री सरफेस, तो यहां पर जो लेवल होता है इसके अंदर का, ये लेवल क्या करता है? थोड़ा सा ड्रॉप कर जाता है। और सिर्फ यही नहीं ड्रॉप करेगा, यहां पर भी ड्रॉप करेगा। ये जहां भी सरफेस आपको मिलेगा वहां क्या करेगा? ये लेवल ड्रॉप कर जाएगा। ये जो फिनोमिना है, ये ड्रॉप और ओरिजिनल लेवल ये है आपका। तो कितना फॉल हुआ आपका? यहां से लेवल क्या कर गया? नीचे। ऊपर पिछले केस में क्या किया था? ये एडहेशन फोर्स ज्यादा था, यहां पर कौन ज्यादा है? कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। कोहेसिव फोर्स होने की वजह से ये अपने अंदर सिकोड़ने की कोशिश किया, जिससे ड्रॉप कर गया। यहां क्या किया? वेट करने के चक्कर में एक कॉर्नर पे क्या कर गया? ऊपर उठ गया। इसका शेप जरा देखिए कैसा बना हुआ है। इसका व्हाट इज द शेप? इसका शेप कैसा है? दैट इज, ये कौन सा शेप है आपका? दैट इज कॉन्वेक्स शेप। कैसा है? कॉन्वेक्स शेप है आपका। इसका जो मेनिस्कस है उसका शेप कैसा है? कॉन्वेक्स नेचर का है। तो दो टाइप के हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां पर है थीटा इज ग्रेटर देन, सॉरी थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और यहां थीटा कितना है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। कितना होता है मरकरी और इसके बीच में? 130 से 132 डिग्री। कैपिलरी फॉल होने के लिए, ये कैपिलरी फॉल है, कैपिलरी क्या कर गया? नीचे आई। ये क्या हुआ? कैपिलरी राइज हो गया। दैट इज क्या है? ये कैपिलरी हाइट है h मान लीजिए इसकी। दिस इज कैपिलरी राइज। क्या है ये? कैपिलरी राइज इसे बोलते हैं। और ये जो आपका नीचे डाउन गिरा है, ये दैट इज नोन एज कैपिलरी फॉल। क्या है ये? कैपिलरी फॉल है। कैपिलरी फॉल है। यहाँ पर एंगल कैसे नापेंगे आप? देखिए, ग्लास का सरफेस से टेंजेंट खींच दीजिए, और ये इधर देखिए आपका मरकरी यहाँ भरा हुआ है, इससे इसका एंगल देख लीजिए। थीटा कितना है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा कितना होता है नॉन वेटिंग लिक्विड के लिए? 90 डिग्री से ज्यादा। और वेटिंग लिक्विड जो उसको गीला करता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 90 डिग्री। वाटर किस कैटेगरी का लिक्विड है? वेटिंग लिक्विड। और मरकरी किस कैटेगरी का लिक्विड है? नॉन वेटिंग। वेटिंग इसके लिए मरकरी के लिए कितनी वैल्यू होती है? 132 के आसपास होती है, 29 से 32 के बीच में। और इसकी बीच कितनी होती है? ओनली एंड ओनली 29। दिस इज कैपिलरी हाई राइज एंड दिस इज कैपिलरी फॉल। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेनिस्कस का शेप कैसा होता है? दिस इज कॉनकेव इन नेचर। किसमें कॉनकेव होता है? जिसमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। किससे? कोहेसिव फोर्स से। या एंगल ऑफ कांटेक्ट 9 डिग्री से कम होता है। या कौन सा फ्लूइड होता है? वेटिंग नेचर का फ्लूइड होता है। कब ये मेनिस्कस कॉन्वेक्स शेप में होता है? जब मरकरी होगा फ्लूइड में, और नॉन वेटिंग लिक्विड कोई भी ले सकते हैं, या कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाएगा। तो आपको कैसा लिक्विड मिलेगा? जिसका ऐसा लिक्विड मिलेगा जिसमें कैपिलरी फॉल होगा, और जिसका जो शेप आएगा लास्ट में, दैट इज कॉन्वेक्स इन नेचर। यहाँ कैसा नेचर है? कॉनकेव नेचर है। आपसे पूछा जाएगा ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि कैसा नेचर का शेप, मेनिस्कस का शेप कैसा बनता है? दैट इज कॉनकेव या कॉन्वेक्स। और ये जब ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि किनारे से चढ़ रहा होता है, तो ऊपर तक पहुंचता है, तो इसका शेप ऑटोमेटिकली किसकी वजह से? अच्छा, ऊपर चढ़ता किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव। नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि कोहेसिव फोर्स इज मोर देन एडहेसिव। कोहेसिव क्या है? अपने मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा है, तो सरफेस को छोड़ देता है। और एडहेसिव ज्यादा होने का मतलब दूसरा मॉलिक्यूल ज्यादा लगा रहा है, अपना कम, इसका मतलब उसके ऊपर क्या कर जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। तो चाहे कैपिलरिटी जो फिनोमिना है, ये दोनों है, कैपिलरी राइज भी है और कैपिलरी फॉल भी है। अगर आपसे पूछा जाए कैपिलरिटी किसकी वजह से होता है? एडहेशन की वजह से
से या कोहेसन की वजह से? क्या जवाब देंगे? कोहेसन से क्या हुआ? कैपिलरी फॉल। एडहेसन से क्या हुआ? कैपिलरी राइज। तो कैपिलरिटी किसकी वजह से होता है? कैपिलरिटी इज फिनोमिना क्या? कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इनसाइड कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। जितना लिक्विड का लेवल उठे या उसका नीचे गिरे, इसी फिनोमिना को क्या बोला गया है? कैपिलरिटी। और ये फिनोमिना दोनों की वजह से होता है। कैपिलरी राइज है तो मेन कौन लीड करेगा? एडहेसिव फोर्स। और कैपिलरी फॉल है तो कौन को लीड करेगा? कोहेसिव फोर्स। तो कैपिलरिटी जो फिनोमिना होता है इट इज बिकॉज ऑफ बोथ कोहेसन एंड एडहेसन, जबकि सरफेस टेंशन वाज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। लेकिन कैपिलरिटी किसकी वजह से है? दोनों की वजह से है। कोहेसन और एडहेसन दोनों की वजह से है। जो लीड करेगा, अगर एडहेसिव फोर्स, अगर आप पूछे जाए कैपिलरी राइज किसकी वजह से होता है, तो आपका जवाब होगा बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स, क्योंकि यही गवर्न कर रहा है। कैपिलरी फॉल किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। तो दोनों को मिला के कैपिलरी राइज और फॉल मिलाएंगे तो क्या आएगा? कैपिलरिटी आएगा। तो कैपिलरिटी इज बिकॉज ऑफ बोथ कोहेसन एंड एडहेसन। तो एक नोट इसके अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट बनेगा, क्या नोट बनेगा? कैपिलरिटी इज बिकॉज ऑफ बोथ कौन कौन? एडहेसन एंड कोहेसन। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके लिए। कैपिलरिटी याद रखिएगा दोनों की वजह से होता है, क्योंकि कैपिलरिटी फिनोमिना में राइज और फॉल दोनों कंसिडर किया जाता है। तो कैपिलरिटी राइज इज बिकॉज ऑफ एडहेसन एंड कैपिलरी फॉल इज बिकॉज ऑफ कोहेसन। जब वेटिंग लिक्विड होगा तो कैसा होगा? कैपिलरी राइज होगा कि फॉल होगा? व्हेन वेटिंग लिक्विड का वेटिंग होगा तो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो राइज हो जाएगा। अगर आपका नॉन वेटिंग है तो फॉल हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट दे करके, अगर किसी लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट 105 डिग्री है तो क्या होगा? कैपिलरी फॉल होगा या राइज होगा? व्हाट विल बी द आंसर? फॉल होगा। क्यों? क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 का मतलब कौन सा लिक्विड होगा? नॉन वेटिंग लिक्विड है। नॉन वेटिंग का मतलब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इसलिए क्या करेगा? उसको ड्रॉप कर देगा और वो नीचे आ जाएगा। तो नॉन वेटिंग लिक्विड में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट आप देख लीजिए कैसे मेजर करते हैं। जिससे टेंजेंट आप खींच दीजिए और जो लिक्विड है आप उससे एंगल देख लीजिए। यहाँ पर भी आपने देख लिया, यहाँ पर कैसे? इसके बीच से देख लेंगे एंगल थीटा, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ये वाला एंगल कैसे मेजर किया जाता है देख लीजिए यहाँ से, दैट थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। और इसका शेप जो ये है मेनिस्कस का शेप है, ये कॉनकेव किस केस में होता है? जब कैपिलरी राइज होता है। और कैपिलरी फॉल केस में कैसा होता है? कॉन्वेक्स शेप का होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये क्यों हो? तो किसकी वजह से है? दैट इज बिकॉज ऑफ बोथ एडहेसिव एंड कोहेसन। सरफेस टेंशन ओनली एंड ओनली अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, जबकि कैपिलरिटी फिनोमिना इज बिकॉज ऑफ बोथ एडहेसन एंड कोहेसन। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव यही आता है कि कैपिलरिटी फिनोमिना इज बिकॉज ऑफ, एक ऑप्शन रहेगा एडहेसन, दूसरा कोहेसन, तीसरा बोथ और चौथा नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन होगा बोथ। कैपिलरिटी इज बिकॉज ऑफ बोथ एडहेसन एंड कोहेसन। जबकि सरफेस टेंशन में जब आप देखे थे तो उसमें आपको मिला था इट इज ड्यू टू नेट अनबैलेंस डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स। तो ये आपको मालूम होना चाहिए।